हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में जो हम अपनी पढ़ेंगे वो है हमारा प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु में दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे आइडियल स्टेट है, जस्टिस थ्योरी है, ठीक है, फैमिली को लेके पर्सपेक्टिव हैं, प्रॉपर्टी को लेके पर्सपेक्टिव हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर में तो अलग अलग क्वेश्चन ही आते हैं और पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता दूँगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए कि मैम इस सब्जेक्ट की क्लास भी आप स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ ठीक है, जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी उस सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे हम बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। सो अपना प्लेटो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम ह्यूमन की बात करें, जैसे ह्यूमन बिहेवियर या फिर नॉर्मल ह्यूमंस की भी, तो बात ये रहती है कि ह्यूमंस में ना हमारा नेचर, हमारी संस्कृति, कल्चर, ठीक है, पॉलिटिक्स है या फिर हमारी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बगैर तो वो जी नहीं सकता ना। अब ऑब्वियसली बात है, अब जैसे मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, आप मेरे पास पेन पेंसिल लेने आए हो, बेटा हूँ नहीं मैं, कभी सच में मान लो, तो आप लोग मुझे जब तक पैसे नहीं दोगे ना, मैं तब तक आपको पेन या पेंसिल नहीं दूंगी, चाहे आपसे मेरी कितनी अच्छी जान पहचान हो, कुछ भी हो। क्योंकि इसको हम व्यापार के नाम दे लो या फिर इकोनॉमी का नाम दे लो कि आप पैसे, अब आपने भी तो पैसे किसी से लिए और उस किसी ने भी किसी से लिए, तो इसको मानव इकोनॉमी के एक रूप में जोड़ा जाता है कि ये जो है ना पूरी साइकिल चल रही है। ठीक है, आपने कहीं से लिए, हो सकता है उस किसी ने मुझसे ही लिए हों, ठीक है, ये पूरी साइकिल चल रही होती है। तो इतिहास, हिस्ट्री में ना प्लेटो ने ह्यूमन के बिहेवियर को, उसके कल्चर को, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी फ़िलॉसफीज़ को, उसकी थ्योरीज़ को, सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। उन्होंने बोला है कि ह्यूमन जो होता है ना, वो इंसान जो होता है वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे उससे ज़्यादा अच्छा कोई ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे बहुत लोग होते हैं बट उसको लगता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो जो थे एक बहुत डिसेंट टाइप का इंसान था। वो अपने पॉलिटिकल वर्क में ज़्यादा लीन रहते थे, मतलब उसमें बहुत डीप तक चले जाते थे, और वो यूनान के रहने वाले थे। वो तो हम अभी प्लेटो का जब परिचय पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा। ठीक है, प्लेटो जो थे ना वो हमारे एक कंटेम्प्रेरी टाइम पे ज़्यादा बिलीव रखते थे। वो कहते थे कि व्यक्ति जो है ना वो कंटेम्प्रेरी टाइम से ज़्यादा डेवलप हुआ, या जो भी चीज़ इस टाइप की चीज़ें उसके साथ हो पाई, इसलिए उसका जीवन, उसकी लाइफ को उसको बिताना बहुत आसान भी हो गया है और उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्लेटो ने थ्योरी दी, तो वो सब देखने के बाद दी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सारी चीज़ें थी हैं और इन सब चीज़ों को फेस करना भी ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं हमारे प्लेटो। देखो, प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था। एथेंस का एक कुलीन परिवार था, उसमें 427 के आसपास हुआ था। वो एक महान स्मृतिकार थे, सोलन वंशज के जो एक टाइप की, मतलब एक जनरेशन थी उस टाइम के, वो बंदे थे, एक इंसान था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिक्तियोन था। पेरिक्तिलोस भी कई कई बुक में आप पढ़ सकते हैं, कई कई बुक में आप पेरिक्तियोन पढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आपको लिख देना, डजेंट मैटर। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो की ज़िंदगी जो थी, अगर मैं सिर्फ प्लेटो की बात करूं, हो गए उनके माता पिता, तो उनकी ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया था जब हमने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी। तो उनके 18 साल क्यों बर्बाद हुए थे? क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनके जो हेड थे सुकरात, उनको जहर, विष देकर मारा गया था।
और वो भी सिर्फ इस बात पे बिकॉज वो नास्तिक थे, वो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। और उस टाइम के लोगों का कहना था कि किसी भी रिलीजन स्पेशली क्रिश्चियनिटी पे बिलीव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उन्होंने बिलीव नहीं रखा तो फिर किस्सा ही ख़त्म, उनको जहर देकर प्लेटो के सामने मार दिया गया था। और जब प्लेटो के सामने उनको मारा गया ना, तो उसकी वजह से प्लेटो बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद हो गए। उसके बाद उन्होंने बाहर निकला 18 साल बाद, फिर उन्होंने अपनी बेस्ट बुक लिखी द रिपब्लिक। रिपब्लिक उनकी सबसे बेस्ट बुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, घुमा फिरा के आता है, सीधा आता है, लेकिन आता है। तो रिपब्लिक पर उन्होंने जो अपने पर्सपेक्टिव लिखे हैं ना, वो यही लिखे हैं कि इंसान एक अपने आप को इतना अच्छा समझता है लेकिन वो होता नहीं है। वो समझ रहा है कि मैंने ही सब कुछ अच्छा करा, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, सुकरात जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे, उनके अंदर बहुत दिमाग था, बहुत ज़्यादा। अब मूर्खों के बीच में बैठ के दिमाग चलाना तो ऑब्वियसली गलत ही होगा ना। तो वो नहीं मानते थे किसी भी रिलीजन को, वो ये मानते थे कि जस्टिस सब कुछ है, राजा अच्छा होना चाहिए, जनता अच्छी होनी चाहिए, आइडियल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो वही वाली सारी थ्योरीज हमारे प्लेटो ने आगे चल के दे दी हैं। तो ये वाली चीज़ कि वही यूनान के वो रहने वाले थे और उन्होंने अपनी एक अकेडमी भी खोल ली थी 18 साल बाद, जब वो ठीक हो गए थे, मतलब डिप्रेशन से बाहर आए थे। और उस अकेडमी में वो हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ्स, पॉल, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा, सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते थे, वो खुद ही पढ़ाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी इस अकेडमी को एरिस्टोटल ने संभाला था, वो हम अरस्तू में पढ़ेंगे। तो उस अकेडमी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी टाइम दिया, 32 साल में भी 32 ईयर्स उन्होंने उस अकेडमी में दिए और उसके बाद 80 ईयर्स की आयु तक आते आते उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे प्लेटो की रचनाओं की। तो भाई प्लेटो की जो रचनाएँ हैं ना, वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज, ठीक है। पॉलिटिक्स, रिपब्लिक और लॉज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें इन्होंने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव को बताया है, दिखाया है कि ये क्या सोचते हैं जनता के बारे में, लोगों के बारे में, या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव को किस तरीके से ये सोचते हैं और सोचना पसंद भी करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक को इम्पॉर्टेंट बहुत माना जाता है क्योंकि प्लेटो ने ना सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद इसी बुक को लिखा था। इसी बुक के अंदर अपने पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब कर दिया था कि सुकरात के मरने के बाद उनको कैसा लगा और सुकरात को क्यों मारा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये रिपब्लिक के अंदर इन सब चीज़ों को रखा गया है। उसके बाद इनकी आती है सबसे पहली और मेन, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों का हमारा दार्शनिक आधार क्या है। देखो, सीधी तौर पे अगर मैं बात करूँ ना, तो इनको पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्लेटो के दर्शन पे ना सबसे ज़्यादा सुकरात का ही असर दिखता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सुकरात ही उनके सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स थे। उनके माँ बाप, बहन भाई और उनकी गर्लफ्रेंड, उनका बॉयफ्रेंड, उनकी हस्बैंड वाइफ, सब कुछ उनके लिए सुकरात था, सब कुछ सुकरात ही मतलब मेन था। तो सुकरात को लेकर ही उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी। अच्छा, प्लेटो का जन्म हुआ था तो प्लेटो का नाम कुछ और था, सुकरात ने उनका नाम प्लेटो रखा था, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें उनको देने के बाद फिर सुकरात ने पता नहीं उनके लिए क्या क्या किया होगा, जो अगला बंदे की अपनी इतनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मायने रखता है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट आज के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं जो अपने गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। बेटा किया करो, गुरु चाहे आपका कुछ भी आपको पढ़ाए, म्यूज़िक ही क्यों ना पढ़ाए, लेकिन गुरु गुरु होता है, चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो। तो आप कोशिश किया करो, ये इसको मैनर्स बोलते हैं, इसकी आपको परवरिश भी बोलते हैं कि हाँ, आपकी परवरिश भी ऐसी हुई है कि आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अपने गुरु को प्रायोरिटी दिया करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सुकरात के जिन विचारों का दार्शनिक आधार मीन्स सुकरात के जिन थॉट्स का प्लेटो पे असर पड़ा था, वो थॉट्स क्या क्या थे, ठीक है। देखो, सुकरात जो थे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनका विश्वास ये था कि लोगों में रिलीजियस मतलब पर्पस पे नहीं था। वो कहते लोग जैसे रहना चाहते रह सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि मनुष्य इंसान जो है वो किसी भी एक
बेसिक पर्सपेक्टिव से अपनी ज़िंदगी नहीं जीता। उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, उसकी फैमिली है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी खुद की लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कल्चर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस सब को लेकर ना उनके पास वर्च्यू एक नॉलेज भी थी, जिसको उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक के अंदर लिखी, ठीक है। वो थोड़ी बहुत चीज़ें इस टाइप की भी लिखा करते थे कि जैसे थोड़ी दुनिया से हटके भी हो और दुनिया में शामिल भी हो, मतलब उनको किसी भी तरीके से डिस्क्राइब करे कि हाँ ये प्लेटो है, ये प्लेटो है, ये प्लेटो ने लिखा है, ऐसे डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। तो इसके अलावा प्लेटो ने सुकरात के जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में इसके अंदर लिख रखा है। सुकरात के उनका कैसा रिलेशन रहा है, उन्होंने कैसा टाइम बिताया है, वो सब इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। देखो भाई, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में ज़्यादा घूमने की बात नहीं है। ये सिर्फ ये बोलते हैं कि व्यक्ति को ना एक सिस्टमैटिक तरीका अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, और राजा को भी और नागरिकों को भी, व्यक्ति वही हो गए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर राजा एजुकेटेड होगा ना तो वो न्याय करने में आसानी कर पाएगा, ठीक है। अगर वो मूर्ख होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो तो किसी को भी उठा के सज़ा दे देगा। इसका मतलब ये कि न्याय के सिद्धांत में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि न्याय का जो हकदार है ना, उसको न्याय दिलवाओ, उसको न्याय दो। चाहे आप राजा की पोस्ट पे ना भी हो, आप नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको न्याय दो। वो न्याय का हकदार है, आप न्याय के हकदार नहीं हो। न्याय को एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ प्लेटो ने जोड़ा है कि एक मतलब रिपब्लिक के अंदर उन्होंने न्याय को भी लिखा है, ठीक है। न्याय को प्लेटो ने इस तरीके से बताने की कोशिश करी कि हर इंसान राज्य में अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से रहता है, ठीक है। अब मान लो कि आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है मुझसे और मेरे साथ आप शोषण कर रहे हो, ठीक है, मुझे डांट रहे हो, मुझसे काम करवा रहे हो, तो ये तो न्याय नहीं होगा ना, ये तो जस्टिस नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हर इंसान की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम दो ताकि उसको जस्टिस मिले। ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान को आप ऐसा काम दे रहे हो जो वो नहीं करना चाहता या वो नहीं कर सकता, नहीं, उसको वैसा काम दो जो वो कर सकता है। वैसे ही हर अलग अलग इंसान को दो। प्लेटो की आइडियल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल स्टेट को उन्होंने 3 टाइप्स में पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। ये वर्कर हैं, फिर सोल्जर्स हैं, फिर हमारे वो लोग हैं जो हमें हैंडल करते हैं, हमारे मेन लोग हैं, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं, इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई साहब आपने तो डायरेक्ट लोगों को डिवाइड कर दिया है ना, वर्कर्स की तो आपने कोई वैल्यू ही नहीं रखी, आपने सीधा वर्कर्स को 3rd लेवल पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़, इसलिए इनको बहुत क्रिटिसाइज़, इनकी बहुत आलोचना की जाती है। लेकिन आइडियल स्टेट इनका ये है, बहुत सीधे तौर पे समझो, लिखो अपने वर्डिंग्स में, और मैं यही बोलूँगी कि आप आंसर इनका जो भी नोट्स बनाओ, मेरे साथ शेयर करना चाहो तो आप फ्रीली शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ग्रुप और उसमें जाना, वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप मुझे अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स में क्या कमी है क्या नहीं वो मैं आपको बता दूँगी। तो आइडियल स्टेट लास्ट में हमारा कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि प्लेटो ने हमारे सामने बहुत तरीके की थ्योरीज़ को, सिद्धांतों को सामने रखा है। उन सिद्धांतों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, कुछ सिद्धांतों से हम सहमत भी हैं, कुछ सिद्धांतों का नकारात्मक मतलब नेगेटिव थॉट भी निकलते हैं। तो इस वजह से कंक्लूजन ये है कि प्लेटो की कुछ थ्योरीज अच्छी हैं और कुछ थ्योरीज अच्छी नहीं हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप कोई भी आंसर लिखो, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखना। कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू जब तक मत रखना जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। अब आ जाओ, हमारा कौन है जी, वो सॉरी ये नहीं है, हमारे हैं एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जी आ गए हैं हमारे। तो अरस्तु जो है ना, एक ऐसी हस्ती रह चुकी है जिसने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ओवर एक्स्ट्रा काम कर लिया, कुछ ओवर एक्स्ट्रा, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी पर्सपेक्टिव अपने यही दिए। वो हमारे बहुत पुराने टाइम से मतलब रहने वाले यूनान के ही हैं। तो प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े, बहुत महान विचारक एरिस्टोटल रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ करा, जिन्होंने 159 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, जिन्होंने थ्योरीज़ लिखी, जिन्होंने बुक्स छापी, प्लेटो की बुक्स को रिन्यू कर कर के छापा। लेकिन एक बात बहुत बहुत ज़्यादा हटकर है कि थे ये प्लेटो के स्टूडेंट, बट ये प्लेटो की
चीज़ों को, प्लेटो के पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटी नहीं देते थे। इन्होंने खुद बोल रखा है कि प्लेटो मेरा गुरु था, लेकिन मैं प्लेटो की बहुत सी चीज़ों को नकारता हूँ क्योंकि वो गलत बोलते थे आइडियल स्टेट के बारे में, थ्योरी, जस्टिस की थ्योरी के बारे में, क्योंकि लोग ऐसे नहीं हैं, लोग ऐसे हैं ही नहीं, इस वजह से। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है हमारे, उनका जन्म जो है वो 5 या 6 ईस्वी के आसपास हुआ था, मकदूनिया के तट पे, यूनान में। ठीक है, और शहर का नाम था स्टेगिरा। उनके पिता निकोमाखस मैसेडोनिया थे और वो राजा के दरबार में डॉक्टर थे। ठीक है, उनके माता पिता आयोनियस थे और एरिस्टोटल के पिता से ही काफ़ी ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन मिला था। तो एरिस्टोटल एक डॉक्टर भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, और वो बहुत कुछ थे, बहुत कुछ थे, कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। ठीक है, अब ये लोग तो होते थे, ऐसी बात तो नहीं है नहीं होते थे, ये सब तरीके की चीज़ों को जानते थे। इनका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हर स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती थी। ठीक है, ये इन्होंने अपनी 20 साल प्लेटो के साथ गुजारे थे पूरे, और उसके बाद जब प्लेटो मर गए थे तो उनकी जो एकेडमी थी वो इन्होंने ही संभाल ली थी, और उसके अंदर ये इकोनॉमी और हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे उस एकेडमी में, खुद पढ़ाते थे। ठीक है, साइंस वगैरह। और प्लेटो की डेथ के बाद इन्होंने प्लेटो की बुक्स को अच्छे से रीड करना शुरू करा, उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उन बुक्स को लिखना शुरू करा, और इन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे प्लेटो की बुक्स है पॉलिटिक्स, तो इन्होंने भी पॉलिटिक्स लिखी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत वो करे, चेंजेस करे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आइडियल स्टेट के बारे में बोला तो है, लेकिन ज़्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी इनकी बुक्स हैं, बहुत सारी। तो एरिस्टोटल के बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल की जो बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, एथिक्स विद एरिस्टोटल है स्पेशली, और इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन उनके नेम लिखने इतने ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है, ये 2 बुक्स भी आप लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा पोइटिक्स है एरिस्टोटल की, एंशिएंट क्लासिक है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। इनके नाम ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करे हैं। इसके अलावा अब आ जाती है हमारी जस्टिस थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल की, वो जस्टिस के बारे में क्या बोलते हैं। देखो, उनका भी ना बिल्कुल प्लेटो की तरह मानना था। वो कहते थे हाँ, लोगों में ना इंसाफ करने का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वो ये कहते थे कि लोग ना निर्णय लेने, डिसीजन लेने में भी काफ़ी आगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला अपने लिए कुछ सोच रहा है लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं सोच रहा, ये पर्सपेक्टिव गलत हो जाएगा। वो कहते थे कि ऐसा सोचो, लेकिन आपके हक में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगा कानून करेगा। तो प्लेटो की थ्योरी को लेके इनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो जाता है। प्लेटो बोलते हैं कि इंसान इंसान को न्याय दिलाए, लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि इंसान कानून के ज़रिए एक दूसरे को न्याय दिलाए। ठीक है, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके थे, इनको पता था कि कहाँ पे क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे होना है, इस वजह से ये कानून को प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ना हमारे न्याय को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक हमारा रेक्टिफिकेटरी जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो जो हमारा रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है ना, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि नागरिकों का संबंध जो है ना वो आपस में होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग वे में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैंने तेरे को मारा, मैंने मान लो तुम्हें मारा, हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैंने आपको मारा और आपने ये नहीं देखा कि मैंने आपको क्यों मारा, आपने उठाया गमला और मेरा सर फाड़ दिया। नहीं, आपको देखना चाहिए कि मैंने आपको क्यों मारा। ठीक है, जैसे बहन भाइयों में होता है, दोस्तों में होता है, बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो हमें देखने चाहिए। तो ये होता है हमारा रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, कि एक ऐसा जस्टिस जिसमें हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो बोलते हैं कि नागरिकों के बीच ना अधिकारों को, उनकी पोस्ट को डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, पोस्ट को इन द सेंस कि देखना चाहिए कि कौन न्याय दिलवा सकता है, कौन न्याय नहीं दिलवा सकता है। हमें ये पर्सपेक्टिव देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि किसी को भी ले जाकर बिठा दो, क्योंकि भाई वो थे हाईली एजुकेटेड पर्सन, वो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते थे कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो। ठीक है, ये वाली चीज़ है।
इसके बाद आ जाती है हमारी एरिस्टोटल की स्लेवरी, ठीक है, मतलब दास्ता के बारे में क्या विचार थे। देखो उनका ये मानना था कि लोगों की अपनी ज़िंदगी होती है, उनसे आप ज़बरदस्ती गुलामी नहीं करवा सकते हैं। हाँ, आप काम करवाने के लिए लोगों को रखो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर काम करवाने के लिए लोगों को नहीं रखा जाएगा तो काम कहाँ से होगा, लेकिन उनको उतनी सैलरी भी दो, उनसे उतना ही काम भी लो, ठीक है। कि मैं जैसे पहले क्या होता था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो 22 घंटे काम करवाया जाता था और खाने के लिए सूखी रोटी नमक या प्याज के साथ दी जाती थी, अनियन होता है ना उसके साथ। तो उसकी वजह से लोग क्या धीरे धीरे बीमार होते जाते थे और वो मर जाते थे, वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाते थे तो फांसी लगा लेते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर ना अरस्तू ने ये पर्सपेक्टिव निकाला कि भाई दास्ता के लिए आप काम करवाओ, उतनी पगार दो, सैलरी दो, खाने को भी उतना दो, अगर बीमार है या उसको कहीं जाना है तो उसको हॉलीडे भी दो, संडे की हॉलीडे दो। ये जो चरा रहे हो ना 24 घंटे, वो मत करो, ठीक है। इनका इस पे पर्सपेक्टिव ये था। भाई प्रॉपर्टी को लेके इनका पर्सपेक्टिव, जैसे इन्होंने ये था, हमारे एक एम.बी. फॉस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा है, अ हैमर मस्ट बी हैवी इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ हैमर मेकर विल नॉट देयरफॉर बी टू मेक इट एज हैवी एज पॉसिबल। द सम फंक्शन ऑफ द hammer which demand weight also set a limit to the weight required and a good hammer make will observe this limit। तो एरिस्टोटल जो थे ना, इनका ये मानना था कि संपत्ति और परिवार इंसान का जीवन होता है, ठीक है। ये कहते थे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो आप संपत्ति इतनी दो और इतनी रखो जितनी आपके लिए हो, ये नहीं कि आप ये भी रख लो वो भी रख लो और सामने वाला सड़क पे बैठा है, नहीं, आपको जितना चाहिए आप उतना ही रखो, बस जितना मीन्स ज़रूरत हो उतना ही रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। एरिस्टोटल के सिटीजनशिप को लेके क्या पर्सपेक्टिव थे ये भी समझो, ठीक है। सिटीजनशिप उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। उनका ये कहना, उनकी जो बुक थी पॉलिटिक्स में उन्होंने सिटीजनशिप को बताया और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिन प्रतिदिन स्टेट के, राज्य के मामलों के अंदर ना अपनी रियलिटी को दिखाता है। तो एक नागरिक ऐसा होना चाहिए जो अपने साथ अपने राज्य के बारे में भी सोचे, है ना। तो इन्होंने अपने जो नागरिक की पर्सपेक्टिव दिए हैं उसमें यही बोला है कि अगर आप एक नागरिक हो तो सच्चे नागरिक बनो और राज्य के अंदर अपने पर्सपेक्टिव और अपना योगदान दो। एरिस्टोटल व्यूज ऑन फैमिली, बेटा ये प्रॉपर्टी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मुझसे गलती से लिख दिया गया है। फैमिली, परिवार को लेके उनके क्या विचार रहे हैं ये आपको देखने हैं यहाँ पे। तो परिवार को ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइफ उनके परिवार के साथ बीती है काफ़ी ज़्यादा। उनके फादर ने, वो कहते थे कि मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत काबिल बनाया है। बहुत मायने रखता है एक 13 साल 12 साल के बच्चे को अनलिमिटेड लैंग्वेजेस आ जाना, फिर उसको 15 साल तक होते होते वो डॉक्टर बन जाना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेना। तो वो परिवार को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वही सेम अब ये अपनी बाकी थ्योरीज़ को इंक्लूड करते हैं, थ्योरी संपत्ति वाली, प्रॉपर्टी वाली को, कि परिवार को रखने के लिए हमें संपत्ति की ज़रूरत है। दास्ता वाली को कि परिवार, दासों के लिए भी उनके परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और न्याय वाली थ्योरी को भी रखते हैं कि हमें परिवार में भी न्याय रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट और रीवैल्यूएशन, अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणाएं क्या रही हैं वो आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है सपोर्टिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। भाई सपोर्टिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी में उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि एरिस्टोटल ये मानते थे कि इक्वालिटी होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़्यादा हो मैं कम हूँ तो आप मुझे, मेरा शोषण करो, मुझे दबाते जाओ। नो मीन्स नो, आपको इक्वालिटी रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा इन्होंने बोला डिज़ायर टू गेन, लाभ पाने की इच्छा। इन्होंने बोला कि अगर इक्वालिटी होगी और जस्टिस होगा ना तो किसी का भी दुरुपयोग नहीं होगा, सबको अपना अपना तरीका दिखेगा कि किसको कितना कैसे पैसा कमाना है। ये नहीं कि मैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में सामने वाले का गला काट दूँ, सामने वाला भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है डर।
ये कहते हैं कि एक क्रांति में ना एक डर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डर की वजह से ना इंसान का जो स्वार्थी, उसका मतलब ही पन है ना कि जो हूँ, मैं करूँगा, अपने लिए करूँगा, फैमिली के लिए, या फैमिली भी नहीं सिर्फ मेरे, तो वो भी ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप को दूसरों के लिए रखने में कामयाब हो जाता है। स्मॉल चेंजेस इन द स्टेट, फिर उन्होंने बोला कि स्टेट में थोड़े बहुत चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिफरेंस बिटवीन कास्टेस, ठीक है, इन्होंने बोला कि कास्ट के अंदर डिफरेंसेस मत करो, जातियों को डिवाइड मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाति भेदभाव सिर्फ इंडिया में ही रहा है, जाति भेदभाव हर जगह रहा है बेटा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने इस पर्सपेक्टिव को रखा और उन्होंने बोला करंट पॉलिटिकल ट्रेंड, वर्तमान राजनीतिक रुझानों को रखो, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो वो जो भी प्रोसेस चलता आ रहा था ना, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, ना ही डेवलप कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाता है हमारा कंक्लूजन। तो एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव को आप लिख सकते हैं कि बहुत जगह इनके पर्सपेक्टिव अच्छे हैं, लेकिन इनको भी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, ठीक है, कि वो लोग थोड़े मतलबी वाले लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपना नहीं देखेंगे, हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, तो हम अपने परिवार को कहाँ से खिलाएंगे। अगर हम दूसरे का सोचते जाएंगे तो हमारे पास, उसके पास 2 रुपये, हमारे पास 2 रुपये, 2 रुपये में से 1 रुपया मैं फैमिली पर लगा दूँ तो 1 रुपया मैं अपने लिए रखूँगा, तो मैं जोड़ूंगा क्या, है ना। तो हमारे जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं। इसके अलावा कंक्लूजन में आप एरिस्टोटल के थोड़े से पर्सपेक्टिव अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम थॉमस और हमारे मैकियावेली पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मैकियावेली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। होप सो कि प्लेटो, एरिस्टोटल और फर्स्ट यूनिट में आपका कोई भी डाउट नहीं हो। इनकेस आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि अपने नोट्स बनाइए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे दिखाइए, इनकेस कोई कमी होती है मैं उसको ठीक कर दूँगी। और किसी और सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करवानी है तो कमेंट में या टेलीग्राम पे मेंशन कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।